लेकिन उन्होंने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में भी कहा कि देश की आजादी में मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है, जो है आतंकी फैक्ट्री है तो बताते हैं। लेकिन जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या देश की विरोधी गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो उसके लिंक जो है दारूल से जुड़े रहते हैं। 1947 के बाद जब देश का विभाजन हो चुका था उसके बाद मुस्लिमों को जो है पाकिस्तान दे दिया गया है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान को अपना बता रहे हैं। बातें हैं, बेवकूफी वाले सवाल हैं और ये आदमी जो है ये अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहा है। कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा है, उसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता हमजा मसूद हमारे साथ है। जिम जब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बीच में। शुक्रिया बहुत बहुत। बजरंग दल के नेता जो है विकास त्यागी जी ने एक सवाल उठाया कि कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद जो है वो अवैध है और उसे हटाने की मांग की है। देखिए, असामाजिक तत्व हैं और समाज के अंदर ये खाई खोदने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और लगाम लगाएं। ये हमारे जिले का माहौल खराब करने का प्रयास है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसी कोई भी चीजों पे ना चर्चा हो, ना कोर्ट के अंदर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी ऐसा केस दायर हो, तो फिर ये बातें क्यों उठाई जा रही हैं? क्या 1992 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी ने नहीं पढ़ा? तो ये तो फेमस होने के लिए, सोशल मीडिया के अंदर अपना नाम बनाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो माहौल बिगाड़ने की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि मस्जिद के अंदर जो कमरे बने हैं उनमें बाहरी लोग रह रहे हैं और अक्सर जब नमाज पढ़ने आते हैं वो भी बाहर के लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल जो है वो सबके लिए खुला होता है और बाहर के लोग पढ़ेंगे वहां कलेक्ट्रेट के अंदर के जो मुस्लिम आपके मुलाजिम हैं या फिर मुस्लिम आपके सरकारी वर्कर्स हैं, उनके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो भी आके नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसे तो आप किसी को रोक नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, कलेक्ट्रेट तो सबकी है, खाली एक किसी विशेष जाति या धर्म की नहीं है। ये बार बार जो ये बात कह रहे हैं आपकी, जो मैं आपने मुझे सवाल बताया उनके भाषण मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन इन बात से मुझे यही लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इनका एक है कि प्रदेश का माहौल खराब हो और ये असामाजिक तत्व जो है ये इनका बोलबाला रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इन पे कार्रवाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने देवबंद में बने दारुल पर भी सवाल उठाए हैं, कहा है कि वो जो है आतंकी फैक्ट्री है। इनकी भाषा में आपको फिर वही कह रहा हूं जो पहले कही, ये हमारे जिले के सौहार्द को खराब करने वाले लोग हैं। दारुल उलूम देवबंद वही देवबंद है जिसने देश की आजादी के अंदर रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी कि देवबंद से और दिल्ली तक हर पेड़ पे उलेमा की लाश थी। ऐसे लोग जो ये बयान दे रहे हैं, अफसोस होता है कि ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर आज रहते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप आजादी की बात करें, लेकिन उन्होंने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में भी कहा कि देश की आजादी में मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है। ये बात तो देखिए अशफाक उल्लाह खान से पूछिए और उस फांसी के फंदे से पूछिए कि भाई उसकी क्या कुर्बानी है क्या नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान से पूछिए। ये बातें तो उनसे पूछिए जो जलियांवाला बाग के अंदर बराबर के मुसलमानों ने गोलियां खाई थी। तो ये बात पर जवाब मैं नहीं दूंगा। ये बात तो हिंदुस्तान का इतिहास दिल्ली की दीवारें देंगी। हर उस एक जगह की जहां पर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और गोलियां चलाई गई, एक एक गोली इस बात की गवाही देगी कि मुसलमान ने क्या योगदान दिया है क्या नहीं दिया। अक्सर वो ये कहते हैं कि दारुल उलूम जो है आतंकी फैक्ट्री है तो बताते हैं, लेकिन जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या देश की विरोधी गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो उसके लिंक जो है दारुल उलूम से जुड़े रहते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दारुल उलूम की है क्या पढ़ी हुई? भोपाल की जो सांसद थी क्या वो दारुल उलूम की पढ़ी हुई है क्या? पूछेगा सवाल किसी से भी जो भी है XYZ। ऐसा नहीं है। तो लोगों के अंदर डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास है। सिर्फ मुसलमानों को आइसोलेट करके देश के अंदर राजनीति करी जा रही है। और ये जो बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, इनसे बुलवाया जा रहा है और जो पार्टी इनसे बुलवा रही है वो इन्हें संरक्षण दे रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। हम लोग देश की सेवा के लिए हैं, तो देश और संविधान को सर्वोपरि रखकर कार्रवाई करें। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा है कि अगर दारुल उलूम को इतना मानते हैं कि दारुल उलूम से कितने IPS, कितने अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर निकले हैं। दारुल उलूम से IPS IAS का क्या ताल्लुक है? दारुल उलूम तो दीनी इंस्टीट्यूशन है। दारुल उलूम के बाद बच्चे जो हैं, कई बच्चे हमारे अलीगढ़ के अंदर ब्रिज कोर्स, उसके बाद आपके इंजीनियरिंग में भी आते हैं, लॉ में भी आते हैं, काफी बच्चे आते हैं। और ये जो IAS IPS PCS इनकी बातें कर रहे हैं, तो ये बेवकूफों वाली बातें हैं। आप बात पूछिए ना जामिया और AMU से कितने निकले, आप दारुल उलूम पे क्यों जा रहे हैं? दारुल उलूम तो हमारा दीनी गुरुकुल है। आप उसके बारे में बात करें जहां दुनियावी एजुकेशन मिल रही है। AMU के बारे में बात करें, जामिया के बारे में बात करें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, हैदराबाद के अंदर मन्नू के बारे में बात करें, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हम जवाब देंगे कितना IAS IPS और PCS निकले हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ने
4 अलग अलग मुल्कों को हेड ऑफ द स्टेट्स दिए हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मेरी यूनिवर्सिटी से निकल के गए हैं। बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जहां से 4 अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर निकले हो। पूरे एशिया के अंदर अलीगढ़ से बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके जहां से ऐसे इतने बड़े पॉलिटिशियंस निकले हो। तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी वाले बातें हैं, बेवकूफ़ी वाले सवाल हैं, और ये आदमी जो है ये अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 1947 के बाद जब देश का विभाजन हो चुका था उसके बाद मुस्लिमों को जो है पाकिस्तान दे दिया गया है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान को अपना बता रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा है भाई। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मुझे लगता है थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं उनसे एक संविधान की किताब उन्हें देना चाहता हूँ, संविधान पढ़े। भारत सबका है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 के अंदर साफ तौर पे कह दिया कि जो भारत की मिट्टी पर पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है। हमारे बाबा और अजदाद ने हिंदुस्तान को चुना, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, और हम इस संविधान पर कसम खाकर हमने इस देश की सेवा के लिए प्रण लिया, और हम उस पर तत्पर रहेंगे। वो कहते हैं कि चलो ये मानते हैं, लेकिन वंदे भारत का विरोध और भारत माता की जय का विरोध, इन सब का विरोध करते हैं, खुद को भी राष्ट्रभक्त बताते हैं। तो ये पैमाना कब हो गया पार्लियामेंट, ये आप बताइए, पैमाना कब हो गया इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कि भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम या जो भी है इन सबसे देशभक्ति साबित होगी? देशभक्ति इन चीजों से थोड़ी ना साबित होगी। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलिए और फिर आप गरीबों को मारिए, पीटिए, गोलियां चलाइए, उन पे भीड़ करके मारिए, वो देशभक्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। संविधान के अंदर राइट टू रिमेन साइलेंट भी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कम पढ़े लिखे हैं, से नहीं पता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए, उसके बाद बात करेंगे।